बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान दासमीन। नाज़रीन, आपको बताएं जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई है, इस पे आवाम का जीना जो है दुश्वार हो चुका है। महंगाई को लेकर अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से हमने देखा कि जो डेली कमाने वाले लोग हैं उनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो गवर्नमेंट की जिस तरह से आवाम को रिलीफ देने की बातें थी वो सिर्फ बातें ही रह गई है। किसी किस्म की उसके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं की गई है, तो आवाम का जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसी हवाले से बात करते हैं तो गैस रिलेटेड अगर हम बात करें, सॉरी, तो उस पर जो है ये कहा जाता है कि गैस जो है वो उसके प्राइसेस तो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह से हमने देखा कि जमात इस्लामी ने महंगाई को लेकर महंगाई मार्च किया और जो है काफ़ी जो है तवील उसका जो है वो एक वो अरसराज, अगर आप माजी में जाते हैं तो माजी में भी काफ़ी सियासी जमातों ने महंगाई के हवाले से बात तो की, लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो वो महंगाई के जो दावे थे वो दावे ही सिर्फ रह गए, लेकिन उसके ऊपर कोई नजरसानी नहीं की गई। तो इन हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से मौजम कुरैशी साहब और जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान साहब, इमरान शाहिद साहब। तो मैं खुश आमदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में। मौजूद मैं आपसे जानूँगी, जिस तरह से हमने माजी में भी देखा, आप लोगों ने भी महंगाई के हवाले से काफ़ी आवाज़ें उठाई थी, आप लोगों ने भी मार्च किया, रैलियाँ, जलसे, और जो है काफ़ी जो है वो गुस्से का इजहार किया। गुज़िश्ता हुकूमत के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, खान साहब की, जब हुकूमत में आए थे उससे पहले की जो हुकूमत थी, जो हुकूमत गिरा के आप लोगों ने अपनी हुकूमत बनाई, तो और आज का दिन है, मतलब महंगाई वहीं की वहीं बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाया अभी तक। देखें, बात इस वक्त महंगाई की है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई का बहरान मौजूद है और आवाम जो है वो पिस रही है महंगाई की चक्की के अंदर। लेकिन जो आपने उसके साथ साथ एक जुमला जो है वो आपने उसके अंदर ऐड किया कि जब हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पीडीएम के हवाले से जो एक तहरीक शुरू हुई थी और जिसके अंदर हमने एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जो है वो घर भेजा, तो उसके अंदर आप यकीनन महंगाई वॉज अ इशू और वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। और उसके बाद भी जब हुकूमत के अंदर हमारे सियासी जमातें, स्टेक होल्डर्स आए और उन्होंने इस तरह के इकदाम लिए कि जिससे कोशिश की कि महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए, बट इतनी ज़्यादा गलत सिमत के अंदर जो है वो चीज़ें ले जा चुके थे इमरान खान साहब, और 3 साल के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कर्जे लिए जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी पूरी मतलब अगर आप उठा के देख लें तो इतने कर्जे नहीं लिए गए किसी भी हुकूमत के दौर के अंदर जितने इमरान खान ने लिए, और जितने गलत ट्रैक के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान को ले जा रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तबाही के दहाने पे था। लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि ग्रे लिस्ट में से भी पाकिस्तान जो है वो निकला और उसके बाद जो है वो चीज़ें बेहतर होने लगी। बट वी हैव अ रूट प्लान। अभी आप देखें इलेक्शन इंशाल्लाह होता है और जो भी जमात को आवाम जो है वो वोट करती है, उन्हें जो है वो इक़्तिदार में लेके आती है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उसके बाद ही, क्योंकि देखिए सोल्यूशन तो जमहूरी हुकूमत ही है। ये जो हुकूमतें हैं, जैसे अभी ये केयर टेकर हुकूमत है, तो इनका काम तो सिर्फ और सिर्फ वक्त पे इलेक्शन कराना है। इनका काम जो है वो ऐसे मेजर्स लेना नहीं है जिससे जो है वो आवाम को वो वक्ती तौर पे फॉर द टाइम बिंग दे कैन टेक, बट स्टिल जो असल काम है वो जमहूरी नुमाइंदों के करने का है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जब इलेक्शन हो जाएगा टाइम के ऊपर, और हमने हमेशा, मैं आपने देखा भी होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुतादिद मरतबा और हमारी बाकी क़यादत ने भी इसका मुतालबा किया कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन से भी हमने मुतालबा किया कि इलेक्शन में देर होने की जो नताइज हैं वो मुल्क की इकानमी पे और ओवरऑल चीज़ों के ऊपर भी मस्बत नहीं पड़ेंगे। तो होप सो इंशाल्लाह इलेक्शन वक्त पे हो और जो है वो फिर इंशाल्लाह मुल्क तरक्की की जाने। मतलब अभी भी हम इलेक्शन की बात इंतजार करेंगे कि मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, नाउमीदी कुफ्र है निदा। अभी बात यह है कि इस वक्त आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे? केयर टेकर हुकूमत से। मतलब इनसे क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये क्या मेजर्स लें जिससे महंगाई कम हो जाए? हाँ, बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। डॉलर आप देखें, जो उड़ान थी डॉलर की वो 340-350 पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आज आप देखें लोग 250 की बातें भी कर रहे हैं। इस वक्त ऑफिशियली अगर देखें तो 275, 76 इस तरह डील हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें, कीमतें कम भी हुई। आपने देखा चीनी जो है वो 220 रुपये पे चली गई थी, आज 150 पे है। तो मतलब ये
आप जाके देख सकते हैं किसी भी स्टोर के कराची ऊपर, में? कराची शहर के अंदर। अच्छा हाँ, मैंने जो अच्छा आपने ली नहीं रेट्स पता है हाँ, जो मतलब मैंने खुद हाँ, नहीं हाँ, ली ज़ाहिर है, utility, हाँ, लेकिन जो मैं कल की बात कर रहा हूँ। अच्छा कल जो ठीक है वो मेरा खुद इसके ऊपर जो है वो इत्तेफाक रहा जाने का, और अच्छा मैं एक जगह पे गया हुआ था तो वहाँ पे मैं रेट चेक कर रहा था, तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ आ जाएंगी वक्त के साथ साथ। एक तो डॉलर का भी इम्पैक्ट था ठीक आपको पता है, और अब उसका इम्पैक्ट जब कम हुआ तो वो भी आना चाहिए, लेकिन अभी वैसा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ग्रास रूट पे लोगों तक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जब ही फ़र्क पड़ता है इकॉनमी पे, जब आटा दाल चीनी ये चीज़ें सस्ती होती हैं, पेट्रोल सस्ता होता है, तो लोग रिलीफ में आते हैं। बिल्कुल, तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। क्योंकि ज़ाहिर है बुनियादी चीज़ें तो यही है ना, हाँ मतलब जी, आटा दूध चीनी चावल और बाकी बिल्कुल। दीगर चीज़ें। बल्कि इलेक्ट्रिक के मेरे इतने ख्याल इश्यूज से हैं। चावल के रेट्स कुछ कम हुए हैं हाँ, शायद, है ना, कल सारे जो मैंने सुना जी है जी, रेट चावल सारे के रेट्स भी कम हुए कम हैं हो कुछ। रहे हैं। असल में प्रॉब्लम जो है ना वो इस वक्त आप देखें, बिजली का इतना बड़ा बहरान है, इलेक्ट्रिक इतनी महंगी हो गई है आवाम की, दस्तरस जिस शख्स की बेचारे की तनख्वाह ही 30-35 हज़ार है, उसका बिल ही इतना आ जाता इतना है, ही आ तो वो जाता क्या है करे। ज़ाहिर, बिल्कुल तो ये सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ कोई जमहूरी हुकूमत ही डील कर सकती है मैं समझता हूँ, और आने वाले दौर में इंशाल्लाह जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक और जो भी हुकूमत आएगी आई होप वो जो है वो बेहतरी की तरफ बेहतरी लेकर की तरफ जाएगी लेके मामला। जाएगी। अगर ठीक हमें मौका दिया आवाम ने हम्म, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और इंशाल्लाह आवाम को जितनी मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे रिलीफ दें। ठीक है। इमरान साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बड़े जोश से जो है वो रैली निकाली थी, बल्कि धरना किया था गवर्नर हाउस के बाहर, लेकिन वो फिर काफ़ी ज़्यादा अरसे तक वो नहीं रुक पाया, क्योंकि ज़ाहिर आप लोगों ने शायद आज फ़लस्तीन के हवाले से भी इशारा फासल पर रैली निकाल रहे हैं। चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपने कराची की सारी अवाम और सारी सियासी जमातों को भी इसमें दावत दी है। तो महंगाई के हवाले जो है से, क्योंकि जब आप लोगों ने जब इसका आगाज़ किया था अपने रैली का, और फिर वो धरने में उसके वो जो शक्ल इख्तियार हो गई थी, तो उस वक्त कोई आप लोगों से मुज़ाकरात, कोई मामला कुछ तय होने की कोई जो है वो मामला आगे बढ़े थे? देखिए, इसमें पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इंतहाई अहम मौजू पे जो है वो बात कर रही हैं। अच्छा, महंगाई के हवाले से जमात इस्लामी जो है वो रोज़ अव्वल से ही जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो सड़कों पर भी है, चौराहों पर भी है, और अदालतों के अंदर भी है, और जितने इसके फोरम्स हो सकते हैं उस पर जो है ना आवाम की जो है वो नुमाइंदगी करते हुए या उनके एहसासात की और उनके जज्बात की तर्जुमानी करते हुए जो है, इसी हवाले से पिछले इतवार को हमारा गवर्नर हाउस पे भी धरना था। बिजली और पेट्रोलियम की कीमतों की में जो इजाफा हो रहा था, जिसके नतीजे में महंगाई, जिसके अंदर आवाम जो है वो पिसते चले जा रहे थे, उस हवाले से साजुल हक साहब भी तशरीफ़ लाए थे। लेकिन आलमी तनाजुर के अंदर जिस तरह से इसराइल और फ़लस्तीन, यानी फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर, यानी जो जिस तरह का जो सानिया कह ले जो रोनुमा हो रहा है, जिस वक्त जो है वो बदतरीन मुजालिम ढाए जा रहे हैं, तो उस हवाले से हमने कहा कि हम अपने घर के मसलों पर इंशाल्लाह फिर जो है वो बात कर लेंगे। तो अपने सारा फोकस जो है फ़लस्तीन और उसकी तरफ हमने मरकूज़ करके पूरे हफ्ते को फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती और उनकी हिम्मत, हौसला अफजाई और उनकी जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसके लिए जो फ़ंड जमा हो सकता है वो फ़ंड भी जमा कर रहे हैं, जो अखलाकी मदद की जा सकती है वो अखलाकी मदद भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आलम इस्लाम के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर इंशाल्लाह यानी सबसे बड़ा जो है वो फ़लस्तीन मार्च का जो है वो 3 बजे आगाज़ होगा, और दुनिया देखेगी कि अहले पाकिस्तान ने किस तरह जो है वो कश्मीर, यानी पूरा पाकिस्तान जो है फ़लस्तीनियों के साथ है। इसके अंदर जो है वो बेशक इसकी मेज़बानी जमात इस्लामी कर रही है, लेकिन इसमें तमाम ही सियासी पार्टियों के रहनुमा और उनके कारकुनान बहैसियत मजमूई पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इसके अंदर वो शरीक करेगी। अब मैं वापस आता हूँ महंगाई की तरफ। अच्छा, महंगाई की सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, महंगाई की बुनियादी वजह क्या है। महंगाई की बुनियादी वजह जो हमारे इस मुल्क के वो यानी करप्ट हुक्मरान हैं, उनकी वो करप्ट पॉलिसीज़ हैं, और जो है वो उनकी यानी नंबर 1 नाअहल करप्ट हुक्मरान हैं, उनकी वो पॉलिसीज़ हैं जो है वो आवाम के से मुताबिकत नहीं रखती। अलबत्ता जो उस हुकूमत, उस पार्टी के अंदर जो माफियाज होते हैं उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उन्हीं को जो है वो करती है। अब इसकी मैं मिसाल दे दूँ कि 1994 के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो है ना जिस तरह से IPPs के मुआहदे किए थे, जिसका अजाब हम आज तक भुगत रहे हैं, यानी वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, यानी वो प्लांट चले या नहीं चले हमें जो है वो कैपेसिटी चार्जेस देना पड़ते हैं। यानी नेपरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की औसतन एक प्राइस जो है वो 6 रुपये से 3 रुपये से 6 रुपये पर यूनिट
लेकिन आज उसमें भी 2 रुपए बढ़े। उसमें कैपेसिटी चार्जेस 22 रुपए ऐड होके वो कीमत कहाँ से कहाँ जो है वो चली जाती है, टैक्सेस उसके अलावा है। सही। तो यही बहुत बड़ी, यानी ये हुक्मरानों की गलत पॉलिसी, बजाय इसके कि वो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करते और जो है मुल्क की कौमी ख़जाने का तहफ़्फ़ुज़ करते, उन्होंने इन माफियाज़ को, जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर लोग होते हैं, उसको पहुँचाया गया। दूसरी प्रैक्टिस ये है कि जो है वो गलत पॉलिसीज़ के साथ साथ जो है वो बजाय इसके और IMF और वर्ल्ड बैंक की जो ग़ुलामी करते हैं, उसके नतीजे में होता ये है कि यानी इन माजी के जितने भी हुक्मरान, चाहे वो PDM के अंदर शामिल तमाम जमातें हों या उनकी अलग अलग उसमें जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, इनके अदवार को उठा के देख लीजिए कि इन्होंने ही जो है वो इस मुल्क को इस नहज पे जो है, चूँकि जाहिर है कि हुक्मरानी इन्होंने की है, तो इस नहज पे जो जिन मसाइल का शिकार हैं, तो इसके ज़िम्मेदार भी यही लोग होंगे और इनकी वही पॉलिसीज़ होंगी। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि इसकी के जैसे अगर भाई हालात जो है वो पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो इस हालात तो सबके लिए ख़राब है ना, तो ये हुक्मरानों के लिए इस ख़राब हालात का, इस बुरे हालात का, इस महंगाई का इन हुक्मरानों पे असर क्यों नहीं पड़ता? आप PDM की हुकूमत में देखें, बिलावल भुट्टो ने कितने गैर मुल्की दौरे किए, वो तो ये कह सकते थे ना कि इस वक्त जो है वो हमारा मुल्क जो है वो मुश्किल हालात में, ये जितने भी मैं सरकारी दौरे और पूरे जो फौज लेके जा रहा हूँ, मैं अपनी जाती जेब से और जाती जेब से जो है ना वो करूँगा, जाती जेब से ही किया उन्होंने। नहीं, अगर हमारा हाँ गवर्नमेंट खजाने से हमने नहीं किया। अगर वाकई उन्होंने ऐसा किया तो ये काबिल, यानी इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ठीक है, इसको अप्रिशिएट किया अगर उन्होंने वाकई ऐसा किया। इसी तरह जो है वो जितने भी जैसे गर्दिशी कर्जे, इसका सारा बोझ जो है वो जो टैक्स देने वाले जो, यानी आप ये कह लें कि जो तनख्वाहदार मुलाजिम हैं उन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो भाई IMF या वर्ल्ड बैंक का मुतालबा तो ये होता है ना कि अपने टैक्स को बढ़ाया जाए ताकि आप कर्जों को भी वापस करें और जो आपको खसारा है उसको भी मीट करें। तो भाई तो इतना बड़ा एक इस तरह के चंद ख़ानदान हैं, वो जो है वो तमामी हुकूमत के अंदर शामिल हैं, चाहे हम यानी बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करें, मुस्लिम लीग नून की बात करें या PS पार्टी की बात करें, यानी जागीरदार वडेरे सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं। इनकी बड़ी बड़ी ज़रूरी ज़मीनें, इसकी आमदनी, इस पर ये कोई टैक्स अदा नहीं करते, इस पे ये कोई टैक्स अदा नहीं करते। अच्छा, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? अब जैसे आप आदाद शुमार देख लें, जो इनकम टैक्स जो तनख्वाहदार तबका है उसने 400 अरब रुपए टैक्स जमा करा है, और जो ये वाला तबका इन्होंने सिर्फ जो है वो 4-5 अरब रुपए जो है वो टैक्स जमा किया। ये आदाद शुमार मौजूद है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर ये बुरे हालात हैं तो इसकी वजह ये होती है कि जो हुकूमत में बैठे हुए ये जागीरदार, ये वडेरे और ये सरमायादार, ये जो कार्टेल बनाए हुए होते हैं, पार्टी कोई भी हो, कभी ये इस जब किसी दूसरी की हुकूमत आती है ये सब जम मार के उसमें चले जाते हैं, एक जो है पॉपुलर पार्टी बन जाती है, फिर उसके बाद इसमें आ जाते हैं, कभी ये PDM की शक्ल में सारे एक साथ हो जाते हैं। ये जो कार्टेल बना हुआ है ये यानी कहने को तो ये जमहूरियत और इलेक्शन और उसकी बात करता है, लेकिन ये तमाम ही फैसले जो है वो आवाम के खिलाफ करता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आवाम जो है वो महंगाई में पिसते चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर वो नए इलेक्शन की जो है राहें दिखाई जाती हैं, नए ख्वाब सजाए जाते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप स्टडी करें तो ये 300-400 ख़ानदान हैं और ये तमाम ही पार्टी के अंदर मौजूद हैं। एक आपको जो है वो पाकिस्तान इसका एक बंदा जो है वो एक ही ख़ानदान का PS पार्टी में मिल जाएगा, एक मुस्लिम लीग नून में मिल जाएगा, एक जो है वो किसी दूसरी में, एक ब्यूरोक्रेट में मिल जाएगा, एक जो है वो फोर्सेस में मिल जाएगा। ठीक है। और ये सारे लोग, ये तकरीबन 3-4 हज़ार लोग बनते हैं। और ये जब से पाकिस्तान में ये इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है या पाकिस्तान जो आज़ादी से लेकर आज तक, यही वो ख़ानदान है जो इस मुल्क में जो है वो हुकूमत घूम फिर के जो है वही हुकूमत कर रहा है, और आवाम को सिवाय महंगाई, बेरोजगारी और मायूसी के अलावा इन हुक्मरानों ने कुछ भी नहीं दिया है। निदा, सबसे पहले हमें एक चीज़ सोचनी और समझनी होगी, और वो ये सोचनी होगी कि जैसे मेरे भाई ने कहा कि हुक्मरान कौन बना, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आई वो किस तरह आती है इक़्तिदार में, आवाम की चुनाव पे आती है। बिल्कुल। इसका मतलब आवाम के अंदर जमात इस्लामी की मकबूलियत नहीं है और बाकी सियासी पार्टियों की मकबूलियत है। ठीक है, इसीलिए वो इक़्तिदार में आए, नेशनल असेंबली में आए। जमात इस्लामी को जीत नहीं मिल सकी क्योंकि लोगों के अंदर उनकी इतनी मकबूलियत नहीं थी और उनके जो नैरेटिव था, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको कोई बाई नहीं कर रहा था।
क्यों? क्योंकि माजी के अंदर उनकी इतनी गलतियां रहीं जिसकी वजह से जो है वो लोग उन पे ट्रस्ट करने से तैयार नहीं हैं। फिर जब हुकूमतें आती हैं तो हुकूमतों से बहुत सारे अच्छे फैसले भी होते हैं और बुरे फैसले भी होते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। हर इंसान एक इर्तिकाई अमल से गुजर रहा होता है, इसी तरह हुकूमतें भी गुजर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे 2000 के शुरू के अंदर, सन 2000 के शुरू में नेमतुल्लाह खान साहब नाज़िम आला बने कराची के अंदर। बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम भी किए होंगे, किए तो हैं किए, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा बुरा काम भी उन्होंने किया, मैं बता रहा हूँ, जिसका खमियाजा आज हमारी आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ रहा है और हम भी भुगत रहे हैं। उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया इस शहर की तमाम मेन प्रॉपर्टीज़ को। उन्होंने सबसे पहले एनओसीज देना शुरू की कि हम रेवेन्यू जनरेशन के नाम पे। अब जिस शहर की प्लानिंग, इस कराची शहर की प्लानिंग, जिस घर के अंदर मिसाल के तौर पर 500 गज पे 20 लोग रहते थे, उस 500 गज के ऊपर एक हाई राइज बिल्डिंग बन गई जिसके अंदर अब 1000 लोग रहते हैं। वही सेवरेज का निज़ाम, वही पानी की निकासी का निज़ाम, वही पानी की आमदन और पानी की जो फराहमी का निज़ाम है, हर चीज़ वही है। लेकिन जब हमने कमर्शलाइज कर दिया तो उससे जो है वो तबाही की तरफ ये शहर जाता रहा। तो इस तरह बहुत सारी निदा चीज़ें हैं जिसके अंदर इंसान गलत और सही होता है, लेकिन फैसला आवाम ने करना है। जो भी नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर पहुँचते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली हो चाहे वो नेशनल असम्बली हो, उसके अंदर जो लोग नुमाइंदे आते हैं, भाई ने कहा कि वो ख़ानदान हैं या जो लोग हैं वही आ रहे हैं। अरे भाई, वो लोग कैसे आ रहे हैं? मेरा सवाल ये है, मैं आज अगर पार्लियामेंट में नहीं हूं तो मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया होगा तो मैं नहीं हूं। अगर मैं खड़ा हुआ होता और मुझे वोट मिला होता तो मैं भी आज पार्लियामेंट के अंदर होता। वो अलग बात है कि कोई सिलेक्टेड है और कोई इलेक्टेड है, वो एक अलग बहस हम शुरू कर देंगे। बट स्टिल मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि और अगर किसी का भाई फोर्सेज में चला गया या किसी का भाई फलाने में चला गया तो ये तो हर एक की अपनी एक एबिलिटी है। इसको आप उससे मैनेज करें कि यार ये यूं हुआ था और इसकी वजह से ये हुआ। आप अब अच्छे फैसले आप क्यों नहीं बताते? पाकिस्तान की अगर आज मुल्क पूरी दुनिया के अंदर इज्जत है, उसकी वजह एटम बम है। एटम बम किसने दिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी किसने दी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। आज पासपोर्ट जिसके ऊपर हम सफ़र कर रहे होते पूरी दुनिया में, किसने दिया? भुट्टो साहब ने दिया। आप कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की बात करते हैं। आप सारी चीज़ें जो करने के काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मतलब जिसे हम बोलते हैं आइकन प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को दिए हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हम बुराई, और वो मक्खी वाली मिसाल है कि वो सिर्फ गंदगी के ऊपर बैठती है, तो अगर हम उस तरह से देखेंगे, पेसिमिस्ट होकर सोचेंगे, तो फिर जाहिरी बात है हम सिर्फ नुक्ताचीनी की सियासत करते रहेंगे, एहतजाज रैलियों की सियासत करते रहेंगे। लेकिन जब बात हम करेंगे, पॉजिटिव बात करना चाहेंगे, हम मुल्क की तामीर और तरक्की की बात करना चाहेंगे, तो फिर हमें एक साथ बैठना होगा, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना होगा, ज्वाइंट हैंड्स करने होंगे। क्या जमात इस्लामी कभी किसी पार्टी, किसी और पार्टी की वो नहीं बनी, हिस्सा नहीं बनी, हुकूमतों का हिस्सा नहीं बनी? क्या बनी है ना माजी के अंदर। पीटीआई के साथ भी इनके ताल्लुकात रहे माजी के अंदर, और जमातों के साथ भी इन्होंने जो है इल्हाक करके हुकूमतों के हिस्सा रहे और अपनी इंजॉय करते रहे मिनिस्ट्रियां। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद होने के बजाय, निदा मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम इस मनफी सोच को हमें बदलना होगा। और यही इस मुल्क की मैं समझता हूँ तरक्की के अंदर सबसे बड़ी जो रुकावट है वो मनफी सोच है। अच्छा, नेपरा का भी इन्होंने सवाल किया था तो मैं उसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक वाले से गुफ्तगू हो रही थी और इमरान शाहिद साहब ने जो है कहा था कि जिस तरह से माजी में पीपल्स पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे आईपीपी के हवाले से, जो कि बिजली के हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो उस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप क्या कहेंगी, क्योंकि जो अक्सर ये बात मेरे प्रोग्राम में की जाती है कि भाई पीपल्स पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और आज उसका खमियाजा जो है हम सब लोग मिलकर भुगत रहे हैं। देखिए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को आप जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पीपल्स पार्टी के बाद हुकूमतें आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सैक कर ली गई थी और जमहूरी तौर पे हमें कभी भी काम उस तरह से नहीं करने दिया गया। आप बताएं, बीबी जो है वो 3 साल के लिए आई, फिर 2 साल के लिए आई, फिर हटा दिया गया। उसके बाद एक आमिराना दौर का
शुरू हो गया जिसका हिस्सा ये लोग थे। तो मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज हम 2023 के अंदर ये बैठ के बात कर रहे हैं, बीच में बहुत सारे अदवार आए जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती थी, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि अच्छाइयाँ गलतियाँ सब होती रहती हैं, और इंसान जो है एक मुल्क और हम हुकूमतें भी इर्तिकाई अमल से गुजर रही होती हैं। बाकी रही बात नेपरा की, नेपरा जिस एक्ट के थ्रू चल रहा है वो सेक्शन 3 रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू 1997 के एक्ट के थ्रू काम करता है, और फिर 2018 के अंदर उसको जो है रेगुलेट किया गया, और वो वफाकी हुकूमत को रिस्पॉन्ड करता है, और वफाकी हुकूमत को अपनी समरीज भी देते हैं, और उन्हीं की इजाज़त के साथ ये चीज़ें रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि क्या इन पूरे 23 साल और 93 से अगर आप आज तक बात करते हैं तो कम व बेश 31 साल क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही? मेरा आपसे सवाल है, नहीं ऐसा नहीं रहा। तो सिर्फ और सिर्फ हर सवाल का जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेना मुनासिब नहीं होगा। और भी लोग हैं जिनसे सवाल कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ से आप सवाल भी नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि आप उनसे सवाल करना आपका बंद तो कहने का मकसद ये कि 2001 से 2007 तक जो हुआ उसके अंदर आप सवाल नहीं कर सकेंगे। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अगर मुल्क आज इस दहाने तक पहुँचा है तो उसके अंदर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप इसका जिम्मेदार ठहराएं तो ये गलत होगा, ये नाइंसाफ़ी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती रही है मस्बत। इमरान साहब का ये सवाल था, तो ज़ाहिर उसका जवाब हाँ, तो मैं उसका जवाब ही मैंने आपको दिया कि जो है वो इतवार के अंदर, हर इतवार के अंदर हुकूमतें सैक होती रही। अगर हमारी हुकूमत रहती और हम पूरा टेन्योर पूरा करते तो इंशाल्लाह ये हालात नहीं होते जो हालात आज हैं, लेकिन क्योंकि वो सैक कर लिया गया और हुकूमत जमहूरी हमारी जो है वो ख़त्म की गई, किसी भी तरीके से शफ़ून मारा गया, तो जिसकी वजह से वो चीज़ें डिस्टर्ब होती नहीं। अच्छा निदाब, इस पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ का जो है वो एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ अलमिया रहा कि जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो जो है वो बीच बीच के अंदर जो है वो डिस्टर्ब होता रहा, और उसकी क्या ही वजूहत रही हैं, इट्स अ लॉन्ग डिबेट। बट अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो नहीं होता तो मुल्क का शायद इतना बुरा हाल नहीं होता। और इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, किसी को भी करप्ट कह देना बड़ा आसान है, किसी को भी जालिम कह देना और ये सब कहना आसान है, लेकिन बात यही होती है कि जिसको आप करप्ट कहते हैं उनके ऊपर केसेस भी चलते हैं, उसके बाद बाइज्जत बरी भी होते हैं। तो कहने से नहीं होता, मफरूज़ों के बुनियादों पर मुल्क नहीं चलते, मफरूज़ों की बुनियादों के ऊपर सियासत नहीं होती। इसके लिए आपको कॉन्क्रीट एविडेंसेस के साथ खड़े होना होता है। और मैं भाई से एक और गुजारिश करूँगा कि जमात का माजी के अंदर एक रोल रहा है सियासत के अंदर, और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो है वो मस्बत अंदाज में काम करना चाहिए। और एक और चीज़ के हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो आई डोंट नो, हम कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक थे, वहाँ पे एक सहाफ़ी ने सवाल किया, तो वो नहीं बन सके मेयर कराची, ठीक है, उनके नाम के साथ हमने कहा था कि हम आपके नाम के साथ मेयर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी अब वक्त आ गया है, मैं इनके थ्रू पैगाम दूंगा कि अब शहर की बेहतरी के लिए, कराची की बेहतरी के लिए मस्बत किरदार अदा करें, हिस्सा बने। जहाँ पे कहीं पे कोई इश्यूज़ हैं तो वो जो तरीक़ेकार है, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो भी मेयर है, उसको आप बताएं रिटर्न के अंदर कि सर यहाँ गलतियाँ हैं, इसको ठीक करें। फिर वो ना करें तो फिर बात है, फिर आपका तनकीद करना बनता भी है। अच्छा, यहाँ पे बड़े मजे की बात की ना आपने कि हाफिज साहब जो है ना वो मेयर नहीं बन सके, लेकिन हमने उन्हें कहा कि हम जो उनके नाम के साथ हम लगा देते हैं मेयर कराची। तो अगर जिस तरह से आप दावे वादे करते हुए नजर आ रही है कि आइंदा हुकूमत में वज़ीर आज़म बिलावल साहब होंगे, और अगर वो इन केस वो बिलावल साहब जो है वज़ीर आज़म नहीं बन सके तो क्या नादरा में बिलावल साहब के नाम के साथ क्या वज़ीर आज़म? आपका बड़ा अच्छा सवाल है, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं, लगे ना लगे मिस्टर 10% जरूर लग जाएगा। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, अगर हमारी ख्वाहिश है कि वो बने, लेकिन वज़ीर कभी भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुद नहीं कहा कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, ठीक है। उन्होंने कभी खुद वो कहीं पे जो है वो एहतजाज उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा के लिए नहीं किया। ये हर पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश है कि हमारा जो भी चेयरमैन हो, हर लीडर हो, वो वज़ीर आज़म बने, और इसमें कोई मुनासिब गैर मुनासिब बात नहीं, लेकिन खुद रोना, गाना, पीटना, तो ये एक मुनासिब बात नहीं है। अपने आप को मतलब एक मैं समझता हूँ कि खुद पसंदी इतनी भी नहीं होनी चाहिए इंसान को, ग्रास रूट के ऊपर जो है वो चीज़ों को देखना चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से और मीडिया के ऊपर बड़े बड़े बलंगो बाग दावे करने से जो है वो शहर का निज़ाम नहीं चलता।
शहर का निज़ाम चलाने के लिए आपको जो है वो अमली मैदान के अंदर आना पड़ता है और सिर्फ आवाज़ उठाने से काम नहीं होता। मैं अगर हुकूमत में नहीं हूँ और मैं फिर बाहर बैठ के सिर्फ बातें करता रहूँ तो मुनासिब नहीं है। मैं ज़ाहिरी बात है कहीं का चेयरमैन तो हूँ, कहीं से मैं जीता हूँ, कहीं से आप जीते हैं, जहाँ से मैं जीता हूँ मैं अगर हुकूमत में नहीं भी हूँ तो मैं वहाँ कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। तो इस तरह जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होने वाली हैं और होनी भी चाहिए पॉजिटिव तरीके से। मैंने फिर आपसे शुरू में भी कहा कि सिर्फ तनकीद के ऊपर अगर हम करते रहेंगे तो ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता और इसके लिए मस्बत किरदार अदा करना होगा। और आई होप कि ये बात काश समझ आ जाए सबको। ठीक है। अच्छा मौसम मतलब आप साहब मेयर कराची जो है वो काफ़ी अच्छा काम तो कर रहे हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें टाइगर माफिया के खिलाफ या फिर जो है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं एक जोश और वो जो एक जो उनका वो है ना कि बस जज्बा कि हमने इस चीज़ को कर जाना है। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो काफ़ी मतलब उनकी कारकर्दगी उतनी स्लो है जितनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्टिव नजर आते हैं। पानी जो है वो कराची के आवाम को आज भी मैसर नहीं है और जो है जिस तरह से हम बात करें स्ट्रीट क्राइम के हवाले से तो वो भी काफ़ी इसकी शरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बताऊं निदा, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से स्ट्रीट क्राइम जो है वो दैट इज नॉट द डोमेन ऑफ मेयर कराची। पहली चीज आप सही कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की देखें जब वो मेयर नहीं थे, जब वो मेयर नहीं थे तब भी वो कराची के लिए काम करते थे और अब वो मेयर हैं तो भी कराची के लिए काम कर रहे हैं। कराची की डायनामिक्स जो आप समझती हैं पिछले इतने दिहाइयों के अंदर ख़राब हुई वो एक दिन में ठीक नहीं हो जाएंगी। 3 महीने लगभग 3-3.25 महीने हुए हैं इलेक्शन के बाद से जब से मेयर का ओहदा उन्होंने संभाला है और उसके अंदर आप ये बोले कि ही हैड अ मैजिकल वैंड और वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब सही हो जाएगा। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या वो मस्बत रास्ते के ऊपर जो है वो चल रहे हैं या नहीं, उनके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन है या नहीं। तो आपने खुद बताया कि वो हाइड्रेंट्स के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, अरबों रुपए के इलेक्शन के काम, अरबों रुपए के जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं और जो है वो मैं समझता हूँ कि वाटर बोर्ड की बात करें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें और जो है वो आप अगर पानी के हवाले से बात करें, जब हमने हाइड्रेंट्स पे काम करना शुरू किया तो इलाकों के अंदर पानी आना शुरू हो गया। ठीक है, उसके ऊपर भी लोगों ने पॉलिटिकली इसको यूज़ किया। हाइड्रेंट माफिया जिनके हाइड्रेंट जिनकी लाइंस हमने कट की तो उसके साथ हमारी सियासी जमातों ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया और क्या एहतजाज किया जाए, गलत काम के लिए उनको सपोर्ट किया, लोग कच्ची आबादियों को फ्रंट पे लाए गए। बहरहाल बहरकैफ वो चीज़ें सेटल होती गई। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ तनकीद से और शोर शराबा करने से इस तरह मसले हल नहीं होंगे। मतलब हम ना बोलें। नहीं बोलें तनकीद करना मसला नहीं है। बात यह है कि आप निशानदेही करें कि यहाँ गलती है, आप रिटन में देना कि यहाँ पे मैंने निशानदेही की थी इस तारीख को और ये अभी तक एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, और टाइम देके सर हाँ जरूर काम नहीं होगा तो हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पाबंद। इमरान साहब क्या कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा देखें, बुनियादी तौर पे जो मैंने जाहिर है कि जब महंगाई तो उसका बुनियादी रूट कॉज एनालिसिस तो होता है ना। अब जाहिर है कि जो मैंने बुनियादी वजह बताई तो जाहिर है जो हुक्मरान होती है, हुक्मरान पार्टी होती है, उसी पे ही सवाल उठाए जाते हैं ना। तो मैंने ये बताया कि जितनी भी हुक्मरान पार्टी थी उसकी गलत पॉलिसी, उसकी करप्ट प्रैक्टिसेस और बजाय इसके कि आवाम के हक में फैसले करना, उनको सपोर्ट करना, इस तरह की पॉलिसी, तो वो अपनी ही पार्टी के अंदर जो माफियाज हैं, आप शुगर माफिया कह लें, IPPs माफिया कह लें और जो है दीगर माफियाज कह लें, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए वो फैसले किए गए और जो है वो जब करप्शन करेंगे, खजाना खाली कर देंगे तो ये IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जे भी लेंगे। अब उसका अजाब जो आएगा वो भी आवाम। तो उसकी एक मैंने मिसाल पेश की थी, ये IPPs जो 1994 जितने भी इंडिपेंडेंट जराए हैं, जमात इस्लामी को आप रख दें एक तरफ, आप जितने भी अखबारात, मीडिया और सब की जो क्रिटिकल एनालिसिस देखें वो सब ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो पीएस पार्टी ने 1994 में जो मुआहदे किए थे उस वक्त से लेके आज तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा, एक सवाल होता है कि इसको जो है वो ख़त्म क्यों नहीं किया, बाकी हुकूमतें भी आई, जाहिर है कि इसका नतीजा ये होता है कि इसमें इंटरनेशनल जो है वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा मुझे बहुत सारी बातें की थी, मुझे जवाब देने दीजिए ना। अच्छा, इन्होंने कहा कि हाफिज साहब जो है वो खुद से मेयर, ये जाहिर है कि ये तो
पाकिस्तान और इनकी जो अलायंस जो पीडीएम की जो अलायंस थी, उन्होंने भी बयान दिया था, अगर बिलावल भुट्टो जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर कराची में मेयर के इलेक्शन में होने दी थी तो मुर्तज़ा साहब वहाँ मेयर नहीं होते, फिर जमात इस्लामी का मेयर होता। नहीं होता। अगर एमक्यूएम बाइकॉट नहीं करती तो जमात इस्लामी होती ही नहीं कहीं भी। आपकी बात अगर अब आप सुनिए, अब ठंडे दिल से सुनिए, अगर मेरे भाई अगर एमक्यूएम बाइकॉट नहीं करती तो सुनिए ना, मैंने आपकी बात सुनी ना, अब आप ठंडे दिल से सुनिए। अच्छा, कराची के लोगों ने पीएस पार्टी को मुस्तरद किया था, ठीक है, यही वजह थी कि इलेक्शन से भागते रहे, हम इनका पीछा करते रहे, ये इलेक्शन से भागते रहे, हम इनका पीछा करते रहे। वो डिले पीपल्स पार्टी नजर आई थी, बता दें सबसे ज्यादा तो एक्साइटमेंट नहीं कोई थी। हाँ, अच्छा, इन्होंने इलेक्शन मुलतवी, अच्छा इलेक्शन मुलतवी, फिर बारिश के बहाने, कभी सैलाब का बहाना, कभी इसका बहाना। भाई कराची में तो इलेक्शन करन, अच्छा सैलाब है, अब अक्सरियत ने देखा, मुझे बात याद है, अब अक्सरियत ने ये देखा, पूरे पाकिस्तान के दुनिया भर में देखा कि जो अक्सरियत रखने वाली थी उसका मेयर जो है वो हार जाता है और पीएस पार्टी का मेयर जो है वो बन जाता है। शायद ये कब्जा मेयर है, ये नहीं, और यही तो वजह है, यही तो वजह है। आज तक कोई इजलास ही नहीं, एक इजलास जो इफ्तिताई इजलास है उसके बाद इनकी हिम्मत ही नहीं हुई, यानी कितना अरसा गुजर गया कि वो इजलास पीएस पार्टी ने तरीके से कि भाई हम जो है इनको इख्तियार नहीं देंगे, और जो ट्रांजिशन पीरियड है वो नए नए कवानीन ला ला के जो है ना वो बहानेबाजी से उसको लिंगर ऑन करते रहे। अच्छा, अब आ जाए दूसरी बात, भाई नेमतुल्लाह खान का दौर सुनहरी दौर था, और यानी जितने भी सियासी मुखालफिन हैं सब इस बात को उनको सराहते हैं कि बहैसियत मजबूरी उन्होंने। अच्छा, उसके बाद पीएस पार्टी भी तो 15 साल से इस हुकूमत में है ना, यानी कराची के शहरी, कराची के अवाम और कराची के लोग जो सिंध गवर्नमेंट को जो है वो 90% से ज़्यादा रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को फराहम करते हैं ना। 15,000 अरब का तो हिसाब दें कि पीएस पार्टी कहाँ ले गई वो 15,000 अरब रुपए। वो अब आप मेरी बात सुने, वो उसका जवाब देना, बात तो मैं सुन रहा हूँ, आप पहले उसका जवाब दे। कमर्शियल क्यों किया? पानी का मंसूबा जो है वो क्यों नहीं मुकम्मल हो सका? माफियाज की वजह से नहीं किया। अच्छा, पानी का मंसूबा वो आज तक क्यों नहीं मुकम्मल हो सका? ये जो है वो एक सड़क, पहले तो चलो ये होता था कि सड़क बनती थी, चलो वो बारिश में टूट जाती थी। वफाक का प्रोजेक्ट है। अच्छा भाई, वफाक का प्रोजेक्ट है, तो अब आप जो आप अभी हुकूमत में आए थे तो आपके वफाक का हिस्सा नहीं थे? बिलावल भुट्टो साहब किस वफाक के वजीर खारजा? मैं यही आपको बता रहा हूँ कि अब आपने एक नई आपने कमर्शियल का बताया ना, कमर्शियल का ही बता रहा हूँ, कमर्शियल का भी बता रहा हूँ। K4 का कमर्शियल से क्या ताल्लुक है? भाई मैंने भी तो आपकी बात ठंडी उससे सुनी थी, अब आप सवाल का जवाब देना, अब आप इत्मीनान से सुने। भाई देखिए, ये दुनिया भर में कमर्शलाइजेशन होती है और जिसके नतीजे में जो है वो रेवेन्यू हासिल किया जाता है, और जाहिर है कि सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट उनकी तो हुकूमत थी ना, तो उसके नतीजे में उन्होंने उसको प्रोजेक्ट इस पे लगाया और वो सक्सेसफुल हुए। उसके बाद भाई पीएस पार्टी की भी तो इसमें जो है वो सूबाई हुकूमत रही थी ना, तो वो क्यों नहीं उसको जो है वो S3 का जो सीवरेज का मंसूबा है वो आज तक क्यों नहीं? ठीक है सर, टाइम बहुत शॉर्ट है, आप मुझे शॉर्ट आंसर कीजिएगा। वो जो क्वेश्चन है उसका मुझे प्लीज आंसर कर दीजिए। जो नेमतुल्लाह साहब के दौर में जो इसको मतलब कमर्शियल किया गया था। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि ये दुनिया भर में होता है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं कि जो कमर्शियल मार्केट्स या कमर्शियल एरियाज है उसको कमर्शलाइज किया जा सकता है, जिसके नतीजे में जो है वो रेवेन्यू हासिल होता है और वो वहीं की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। रेजिडेंशियल कमर्शियल कर सकते हैं? नहीं, कमर्शियल नहीं। मैं एक बात बताऊं, देखें सुने, इस शहर के अंदर मिसाल के तौर पे ये जगह हम बैठे हुए हैं, आप एक जगह है जहाँ पे 20 लोग रहते हैं। कमर्शियल इस तरीके से नहीं किया जाता कि बेहंगम कमर्शियल कर दिया जाए। हर मेन रोड के ऊपर आपने सारी कमर्शियल बिल्डिंगों की इजाजत दे दी। एक वक्त के ना जहाँ पे 20 लोगों की प्लानिंग थी वहां पे आपने 2000 बंदा रहना शुरू हो गया। गलती तो आपकी, आप उसको एक्सेप्ट करें। आप ये बोले दुनिया भर में ही होता है, तो भाई दुनिया भर में तो बहुत कुछ होता है। आप दुनिया की बातें नहीं करें ना, पाकिस्तान की डायनेमिक्स के ऊपर बात करें। ठीक हो गई, एक बात तो ये हो गई। जो गलती थी उनके पास जवाब नहीं है, वो ये मानते हैं। बाकी भाई ने K4 की बात की, K4 वफाक का प्रोजेक्ट था। K4 को तबाह किया इमरान खान ने। 3 दफा वजीर आजम से, जब इमरान खान वजीर आजम थे, हमारे वजीर आला पर्सनली गए कराची के लिए। ठीक है, हाफिज नईम नहीं गए, सिराजुल हक नहीं गए, वजीर आला सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कराची की और शहर की बात की, कराची के लिए आवाज उठाई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं की, उन्होंने तनकीद बराए तनकीद नहीं की। हमारी हुकूमत नहीं थी, हुकूमत इमरान खान की थी, हम ऑपोजिशन में थे, इनके अच्छे मरासिम थे, ये बात कर सकते थे, पर इन्होंने बात नहीं की, हमने की। फिर हमने बात करके उन्हें मजबूर किया कि खुदारा इस पे कर लो, खुदारा, और उन्होंने समरी उठा के यूं दराज में डाल दी। और फिर जब शहबाज शरीफ साहब जो PDM की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर एक मीटिंग कराची के अंदर हुई,
उस पर काम शुरू हुआ, जब काम शुरू हुआ तो हुकूमत खत्म हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो ग्राउंड रियलिटीज ठीक है, हैं। आपका जवाब मिल चुका है। मेरे पास बिल्कुल जो है टाइम नहीं है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मौसम नहीं, thank you आपका, very much। इमरान साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारे प्रोग्राम अच्छा लगे। साथ अपनी मेज़बान निदा से इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानों की टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।